तो चलिए दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। और आ गए हैं हम चैप्टर 2 पे, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आता है डिमांड फॉर अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है वो है डिमांड फॉर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड आई विल चेंज इट टू रेड। ठीक है, चलिए यहाँ से ड्रॉ करते हैं। डिमांड फॉर अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब डिमांड फॉर अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में दोस्तों क्या आता है ये देखते हैं हम। तो यहाँ पे इट वाज 1934 और ये क्या कह रहा है कि यहाँ पे ये बात है 1934 की। आप सही हो गया ना कि इट वाज 1934 दैट द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया वाज पुट फॉरवर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय एम.एन. रॉय। तो यहाँ पे पहली बार आइडिया आया कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनानी चाहिए, किसके द्वारा? बाय एम.एन. रॉय के द्वारा। ठीक है, एम.एन. रॉय अ पायनियर ऑफ कम्युनिस्ट मूवमेंट इन इंडिया। और इन्होंने क्या शुरू की थी? कम्युनिस्ट। तो ये पार्ट थे किसके? कम्युनिस्ट मूवमेंट इन इंडिया में। और यहाँ पे आप देखेंगे इन उसके बाद फिर दौर आता है 1935 का। और 1935 देखेंगे द इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसको हम INC के नाम से लिखेंगे, इंडियन नेशनल कांग्रेस, फॉर द फर्स्ट टाइम ऑफिशियली डिमांडेड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और इन्होंने फिर क्या किया? ऑफिशियली डिमांड किया, ऑफिशियली डिमांडेड। आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पे 1938 का टाइम आता है। और 1938 के टाइम में क्या आता है कि जवाहरलाल नेहरू ऑन बिहाफ ऑफ INC डिक्लेयर दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया मस्ट बी फ्रेम्ड विदाउट आउटसाइड इंटरफेरेंस। तो ये कहते हैं कि यहाँ पे जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनने वाला है वो फ्रेम किया जाएगा विदाउट एनी आउटसाइड इंटरफेरेंस। और इनका कहने का मतलब यही था। डायरेक्ट मतलब क्या था? आउटसाइड में कौन था? आउटसाइड में ब्रिटिश इंडिया थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी। तो इन्होंने कहा कि यहाँ पे कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए। यानी डायरेक्टली कहने का ये मतलब था कि यहाँ पे ब्रिटिश की कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होगी फॉर फ्री इंडिया। और बाई ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइज। तो यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइज, यानी यहाँ पे सब इलेक्शन जो है वो इलेक्शन प्रोसेस होगी और उसके द्वारा जो है वो चुने जाएंगे। और जब वो चुने जाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फॉर्मेशन करेंगे और वही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हमारे नए संविधान की नींव रखेगी। और दिस व्यू वाज एंडोर्स्ड एंड रिटेरेटेड बाय द INC बाय पासिंग अ रेजोल्यूशन इन 1939। और फिर 1939 में एक रेजोल्यूशन पास किया जाता है और इस व्यू को जो है क्या किया जाता है? रिटेरेटेड। तो ये इस व्यू को रिटेरेट किया जाता है। अब द डिमांड वाज फाइनली एक्सेप्टेड इन प्रिंसिपल बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन व्हाट इज नोन एज अगस्त ऑफर ऑफ 1940। और ये जो डिमांड है फिर 1940 का दौर आता है। 1940 में ये एक्सेप्ट की जाती है किसके अंतर्गत? अगस्त ऑफर। तो यहाँ पे अगस्त ऑफर के अंतर्गत ये एक्सेप्ट की जाती है। और उसके बाद क्या होता है? 1942 में क्या होता है? 1942 सर स्टैफर्ड क्रिस्प, अ मेंबर ऑफ कैबिनेट, came to India with a draft proposal of British government on framing of an independent constitution to be adopted after World War II। और फिर सर स्टार्ड क्रिस्प आते हैं, सर स्टैफर्ड क्रिस्प। और ये जो सर स्टैफर्ड क्रिस्प हैं वो कहते हैं कि आपके साथ वो प्रपोजल लेके आते हैं कि वर्ल्ड वार 2 के बाद हम देखेंगे ये जो सारी समस्या चल रही है, आपको कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, जो चीज़ें आपको चाहिए सब कुछ होगा, अभी पहले आप हमारी मदद कीजिए। तो यहाँ पे ये भी है कि अब चलिए हमारे साथ वर्ल्ड वार 2 में
और वहाँ पे फिर उसके बाद हम देखेंगे, और ये जो ड्राफ्ट प्रपोजल है इस पर भी चर्चा की जाएगी और ये अडॉप्ट कर लिया जाएगा। आप मतलब हम मानेंगे कि आप इसको ले लीजिए, अडॉप्ट कर लीजिए। द क्रिस्प प्रपोजल वर रिजेक्टेड बाय मुस्लिम लीग। लेकिन ये जो क्रिस्प का जो प्रपोजल है दोस्तों, ये रिजेक्ट कर दिया जाता है। रिजेक्ट किया जाता है किसके द्वारा? मुस्लिम लीग के द्वारा। मुस्लिम लीग। और यहाँ पे क्या होता है कि विच वांटेड इंडिया टू बी डिवाइडेड इनटू 2 ऑटोनॉमस स्टेट विद 2 सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। क्योंकि यहाँ पे ये क्या चाहते थे, यहाँ पे ये दो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहते थे, 2 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अलग अलग चाहते थे कि एक मुस्लिम के लिए अलग हो और एक हिंदू के लिए, या फिर इंडिया जो है जो यहाँ रहना चाहते हैं उसके लिए अलग हो। तो बाद में आपको पता ही है कि ये जो है यहाँ पे पाकिस्तान बना लेते हैं। फाइनली अ कैबिनेट मिशन वॉज सेंट टू इंडिया, और यहाँ पे एक कैबिनेट मिशन भेजा जाता है। विच वाइल इट रिजेक्टेड द आइडिया ऑफ 2 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज, ये उस आइडिया को रिजेक्ट कर देता है कि यहाँ पे 2 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नहीं बनेंगी, लेकिन इट पुट फोर्थ आ स्कीम फॉर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली विच मोर और लेस सेटिस्फाइड द मुस्लिम लीग। पर यहाँ पे कुछ ऐसा किया जाता है कि वो उससे सेटिस्फाई हो जाते हैं मुस्लिम लीग वाले। अब बात करते हैं हम दोस्तों कंपोजिशन की, ठीक है। नेक्स्ट हम किसकी बात करते हैं? कंपोजिशन की। कंपोजिशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कंपोजिशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और मैं येलो से इसमें ऐसा इसलिए कर रहा हूँ ना, क्योंकि मैंने देखा नोट्स में वो येलो वाला समझ में नहीं आता। तो अगर आपको प्रिंट करवाना पड़ेगा तो आप ब्लैक वाले नोट्स प्रिंट नहीं करा सकते। आप प्रिंट करवाएंगे तो वाइट वाले नोट्स प्रिंट कराएंगे, और वाइट में आपको रेड में जो है कलर्ड में तो वैसे प्रिंट कराएंगे नहीं, तो चीज़ें वैसे ही आएंगी, पर वो ये थोड़ा ज़्यादा बेटर होगा, पढ़ने में भी आपको अच्छा लगेगा। आइए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे कंपोजिशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में देखेंगे, तो यहाँ पे द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन नवंबर। कब होती है ये डेट याद कर लीजिए, ठीक है। ये आपके नवंबर 1946 आपके प्रीलिम्स में भी आ गया है। फॉर अंडर द स्कीम फॉर्मुलेटेड बाय कैबिनेट मिशन प्लान। किसके अंडर आता है? अंडर स्कीम फॉर्मुलेटेड बाय कैबिनेट मिशन प्लान स्कीम के अंतर्गत ये आता है। द फीचर्स, अब इसके अगर हम फीचर्स की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका फीचर कैसा है? पहला इसका फीचर क्या था कि टोटल स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज टू बी 89। तो टोटल स्ट्रेंथ यहाँ पे क्या होगी? स्ट्रेंथ यहाँ पे होगी 389 की, जिसमें से जो 296 मेंबर्स होंगे, 296 सीट्स, जिसमें से 296 सीट्स होंगे वह टू बी अलॉटेड टू द ब्रिटिश इंडिया, वो ब्रिटिश इंडिया को अलॉट किए जाएंगे, और टू बी अलॉटेड टू ब्रिटिश इंडिया, और 93 जो सीट्स हैं वो प्रिंसली स्टेट्स को, वो प्रिंसली स्टेट को अलॉट किए जाएंगे। अब ये जो आपके 296 हैं, इसमें भी बाइफर्गेशन किया गया कि 296 अलॉटेड टू ब्रिटिश इंडिया, 292 मेंबर टू बी ड्रॉन फ्रॉम द 11 गवर्नर्स प्रोविंसेस, यानी जो 11 गवर्नर की प्रोविंसेस हैं उनसे 292 यहाँ लिए जाएंगे 11 गवर्नर प्रोविंसेस से। और जो आपके 4 बचे हुए हैं इसमें, वो 4 कहाँ से लिए जाएंगे? एंड 4 मेंबर फ्रॉम द 4 चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस, 4 चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस, 1 फ्रॉम ईच, एक सबसे लिया जाएगा। फिर सेकंड में क्या आता है दोस्तों? सेकंड में आता है कि यहाँ पे ईच प्रोविंस एंड प्रिंसली स्टेट और ग्रुप ऑफ स्टेट इन केस ऑफ स्मॉल स्टेट, यानी प्रत्येक जो आपका प्रोविंस है या फिर प्रिंसली स्टेट है, अगर छोटे स्टेट हैं तो उनको मर्ज कर दिया जाएगा, क्योंकि उनकी पॉपुलेशन भी कम है, एरिया भी कम है, तो उनको कम किया जा सकता है। वर टू बी अलॉटेड सीट इन प्रपोर्शन टू देयर रिस्पेक्टिव पॉपुलेशन, और सीट्स जो हैं किसके प्रोपोर्शन में होंगी? पॉपुलेशन के, यानी जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उतनी ज़्यादा सीट्स एलोकेट की जाएंगी। और ये डिबेट अभी भी चल रहा है राइट नाउ, कि अगर आप देखेंगे जो डिलिमिटेशन कमीशन है उसके विरोध में साउथ वाले कह रहे हैं कि हो सकता है ये अगर लाएं तो, क्योंकि यूपी, बिहार और नॉर्थ इंडिया में पॉपुलेशन तेज़ी से राइज़ करी हुई है, लेकिन जो साउथ इंडियन स्टेट है उन्होंने अपनी पॉपुलेशन मेंटेन की है, क्योंकि गुड एजुकेशन है, वुमेन एम्पावरमेंट है, कई सारे फैक्टर्स उसमें रिस्पॉन्सिबल हैं। तो यहाँ पर क्या है कि उनकी इकोनॉमी भी बेटर है, तो अगर इकोनॉमी जब जैसे जैसे बेटर जाती है ना, तो लोग जो है
वो कम पॉपुलेशन करना पसंद करते हैं। जैसे आप जापान में देखेंगे, जापान में तो एकदम स्टैगनेंट हो गई है। रसिया में देखेंगे तो अभी रिसेंट न्यूज़ आई है रसिया में कि गवर्नमेंट डेट पे जाने के लिए पैसे दे रही है। तो ऐसी चीज़ें होती रहती हैं, क्योंकि अगर आप देखेंगे इकोनॉमी में किसी के पास टाइम नहीं होता। और वुमेन एम्पावरमेंट भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लो पॉपुलेशन से, लो बर्थ रेट से। क्यों? क्योंकि अगर वुमेन एक सोसाइटी में एम्पावर हो जाती है, मेन तो पहली बात आदमियों का निकल जाते हैं सुबह से शाम तक। अगर कोई भी यहाँ पर देखेंगे बच्चे का भरण पोषण पालन पोषण करते हैं तो वहाँ पे लेडीज़ का सबसे बड़ा हाथ होता है। आपकी मम्मी, हमारी मम्मी पापा तो ऑफिस निकल जाते हैं, उनसे कोई जो है शाम को आए या छुट्टी रहती है तो दिन में तुमसे कोई मतलब होता नहीं है, या फिर पेरेंट्स होते हैं। लेकिन अब यहाँ पे जो आपकी फैमिली है वो न्यूक्लियर फैमिली होती जा रही है। चाहे मैं इंडिया की बात करूँ या मैं आउटर कंट्रीज़ की बात करता हूँ, हर जगह ये सिनेरियो कॉमन से हैं और ये धीरे धीरे सिनेरियो ऐसा ही होता जा रहा है। तो इसमें जो चीज़ें हैं वो आपको सेम सी मिलेंगी। न्यूक्लियर फैमिली पहली चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या हो गई कि अब जो लोग हैं, इकॉनमी बढ़ेगी, वुमेन एम्पावरमेंट होगा, तो सिर्फ जो वुमेन होंगी वो बेबी बियरिंग के लिए नहीं होंगी, ये सिर्फ बेबी के लिए हैं, ये भी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रही हैं। अब इनके पास इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन करने के लिए, अपनी कैरियर को आगे बढ़ाने के लिए अगर अपॉर्चुनिटी है, तो एक वुमेन 9 महीने प्रेग्नेंट होके और उसके साथ 1 साल अपने टॉडलर को जो है पालन पोषण भरण पोषण करने के लिए, उसको बड़ा करने के लिए, वो अपने कैरियर में 1.5 से 2 साल का लैग उसको देखने को मिलेगा। और फिर यहाँ पे मेंस की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो दोनों एक साथ आ करके उसका भरण पोषण करें, उसका ख्याल रखें। कुछ दिन वो लीव पे जाए, कुछ दिन वो लीव पे जाएं। लेकिन फिर भी ये चीज़ें बहुत कॉम्प्लेक्स लगती हैं लोगों को। और उसके बाद क्या होता है कि वो फिर थोड़ा सा पॉप कल्चर और पार्टी कल्चर, अपने दिमाग पे कम स्ट्रेस लोड लेना, क्योंकि काम धाम में ऐसे ही लोड रहता है। तो ये सारी चीज़ों की वजह से जब से इकॉनमी आपकी बढ़ती जाएगी वैसे ही आपकी पॉपुलेशन कम होती जाएगी। तो आप साउथ में भी देखेंगे तो वहाँ की इकॉनमी नॉर्थ ईस्ट से ज़्यादा बेटर है और दैट्स द रीज़न वाई वहाँ पे पॉपुलेशन भी कम है। अब इस पॉपुलेशन कम होने की वजह से क्या होगा कि उनकी सीट्स कम हो जाएंगी, इसी बात की चिंता उनको सता रही थी। लेकिन फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, जितनी आपकी सीट्स हैं उतनी रहेंगी, बट इट माइट बी पॉसिबल दैट द सीट्स ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट विच हैज़ मोर पॉपुलेशन राइट नाउ, उनकी सीट्स बढ़ाई जा सकती हैं। तो ये चीज़ है और ये सेम चीज़ आपको यहाँ पढ़ने को मिल रही है। ठीक है, स्मॉल स्टेट हो गया, रफली 1 सीट भी अलॉकेट फॉर एवरी मिलियन पॉपुलेशन। और इसमें क्या है कि 1 सीट, 1 सीट मिलेगी पर मिलियन पॉपुलेशन पे। ठीक है, 1 सीट पर मिलियन पॉपुलेशन, और ये राउंडिंग ऑफ फिगर हो सकता है। थर्ड देखते हैं हम। तो देखिए, आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ना केवल अभी तो ये तो ऐसी चैप्टर है, अभी धीरे धीरे अभी आप देखिए आगे मैं आपको जो चीज़ें पढ़ाऊंगा ना, सिर्फ और सिर्फ लक्ष्मीकांत नहीं पढ़ाऊंगा, मैं आपको सोसाइटी भी थोड़ा बहुत बताऊंगा, थोड़े बहुत करंट अफेयर से भी जोड़ के बताऊंगा, मैं आपको ज्योग्राफी वगैरह, इन्वायरमेंट वगैरह सब कुछ जोड़ के बताऊँगा मैं, तब आपको समझ में आएगा। थोड़ा सा स्टोरीज भी बताऊँगा और चीज़ें इंटरेस्टिंग होंगी। अभी तो सारे टेक्निकल चैप्टर चल रहे थे और ये पूरी हिस्ट्री से जोड़ के है, और पूरी हिस्ट्री आपको इसमें बतानी पड़ती है। जो जो एक्ट्स आए हुए हैं आपको ज़्यादा बेटर लगते, पर हिस्ट्री जो है अभी आपको बाद में पढ़ाई जाएगी। वैसे हिस्ट्री जो है वो किस किस का फेवरेट सब्जेक्ट है कमेंट करके ज़रूर बताइए। मुझे भी हिस्ट्री पढ़ना अच्छा लगता है, पर इसमें मैंने सोचा कि आपको ऐसे ही बताया जाए, क्योंकि ठीक है बहुत हिस्ट्री बताऊँगा तो वो जो है आपके काम की चीज़ें जो हैं वो हिस्ट्री में भी आपकी आएंगी। इस वजह से मैं इसमें ज़्यादा एक्सप्लेन मैंने नहीं किया, क्योंकि अभी स्पेक्ट्रम अगर हम ऐसे पढ़ेंगे तो स्पेक्ट्रम में बहुत अच्छी तरीके से ये सारे एक्ट्स और ये फिर ब्रिटिश इंडिया ने क्या किया, क्यों किया, कौन कौन सी कंडीशंस, कौन कौन से सिनेरियोज आ रहे थे, ये सारी चीज़ें आपको हिस्ट्री में मिल जाएंगी। तो तब हम वहाँ पर पढ़ लेंगे। और अभी अब जो पढ़ेंगे, अब ये सब जोड़ के पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। तो ऐसे ही हम पढ़ते रहेंगे, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। थोड़ा सा वैसे भी ये बहुत लेंदी क्लासेज होंगी इसकी, लेकिन वर्थ है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। 3 में सीट्स एलोकेटेड टू ईच ब्रिटिश प्रोविंस वर टू बी डिवाइडेड अमॉन्ग द 3 प्रिंसिपल कम्युनिटीज़। और यहाँ पे 3 प्रिंसिपल कम्युनिटीज़ होंगी। 3 प्रिंसिपल कम्युनिटीज़ में कौन कौन सी होंगी? आपकी मुस्लिम, फिर आपकी सिख्स, ठीक है, मुस्लिम्स हो गई, सिख्स हो गई और जनरल। सिख्स और जनरल, और यहाँ पे आपकी जनरल हो जाएगी। ठीक है, मुस्लिम एंड जनरल एक्सेप्ट ऑल एक्सेप्ट मुस्लिम्स एंड सिख्स।
तो यहाँ पे 3 प्रिंसिपल कम्युनिटीज़ हो गई, जैसे कि मुस्लिम हो गया, सिख हो गया और जनरल हो गया। ऑल एक्सेप्ट मुस्लिम्स एंड सिख्स इन प्रपोर्शन टू दियर पॉपुलेशन, किसके प्रपोर्शन में? प्रपोर्शन टू दियर पॉपुलेशन। और यहाँ पे एक चीज़ और कह रहा है कि ऑल एक्सेप्ट मुस्लिम्स एंड सिख्स, यानी सबके साथ यहाँ पे पॉपुलेशन तो लिया जाएगा, लेकिन मुस्लिम और सिख्स में पॉपुलेशन का ध्यान नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मुस्लिम और सिख्स माइनॉरिटीज़ में हैं, तो इनकी पॉपुलेशन वैसे भी कम होगी, तो इस हिसाब से इनके लिए कुछ तो सीट्स जो हैं वो रिजर्व होंगी, वो रखी जाएंगी कि इनके लिए कुछ सीट्स जो हैं एलोकेट की जाएंगी। तो वही कह रहा है कि यहाँ पे जो डिवाइड किया जाएगा, ब्रिटिश प्रोविंस वर डिवाइडेड अमॉन्ग 3 प्रिंसिपल कम्युनिटीज़, जैसे कि मुस्लिम, सिख हो गया, जनरल, ऑल एक्सेप्ट मुस्लिम एंड सिख्स इन प्रपोर्शन ऑफ टू दियर पॉपुलेशन, यानी उनकी पॉपुलेशन के प्रपोर्शन में। फिर फोर्थ की बात करता हूँ मैं। फोर्थ की बात करता हूँ, द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ ईच कम्युनिटी वर टू बी इलेक्टेड बाय मेंबर्स ऑफ दैट कम्युनिटी। और जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे, और वो रिप्रेजेंटेटिव, तो जैसे कि आज अगर कोई भी खड़ा होता है, आपको पता है कि जैसे सीट्स अलग अलग आती हैं, जनरल आती है, SC ST आती है, OBC आती है, वुमेन सीट आती है। तो यहाँ पे खास करके अगर आप पंचायत में देखेंगे तो वुमेन आता है, और तो आपके गांव में देखा होगा या फिर विधायकी में देखा होगा, MP में देखा होगा, तो जो आपके सांसद का चुनाव होता है, यहाँ पे क्या होगा कि कोई भी आए और जिसकी सीट रहेगी उस हिसाब से वो इंसान आएगा, चाहे जनरल का हो, OBC का हो, SC ST हो। और ऐसा कुछ नहीं होता कि SC ST को SC ST वाले ही वोट देंगे, सब देते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या था कि आप अपनी कम्युनिटी को ही देंगे, मुस्लिम है मुस्लिम को देंगे, सिख है सिख को देंगे, ठीक है, ये चीज़ है। फिर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ईच कम्युनिटी वर टू बी इलेक्टेड बाय द मेंबर्स, रिप्रेजेंटेटिव बाय द मेंबर of that community in the provincial legislative assembly, and voting was to be done by, तो representative by same community, ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट किए जाएंगे, इलेक्टेड बाय सेम कम्युनिटी बाय मेथड ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। और यहाँ पे इलेक्शन किससे होगा? इलेक्शन प्रोसेस होगा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ STV, यानी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। और ये जो अभी है, ये देखेंगे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन दोस्तों, ये अभी आपके प्रेसिडेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, करेंटली देखेंगे। इसमें क्या होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट? इसमें होता है कि जैसे 4 लोग हैं, और इसको मैं अच्छी तरीके से आपको प्रेसिडेंट वाले में बताऊंगा। अब जैसे 4 लोग हैं, अब 4 लोगों का एक लिस्ट निकलता है, फिर उसमें प्रेफरेंस होता है, ठीक है। अब प्रेफरेंस कैसे होगा कि जैसे 5 लोगों ने कहा कि मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस ए है, ठीक है, और 5 लोगों ने कहा, और 4 लोगों ने कहा कि मेरी पहली प्रेफरेंस B है। तो यहाँ पे फिर सबसे कम जिसकी प्रेफरेंस होती है, जैसे कि अब 2 ही लोगों ने कहा कि मेरी प्रेफरेंस C है, तो 2 वाले को एलिमिनेट कर देते हैं। जिसकी जितनी कम प्रेफरेंस होगी उसको एलिमिनेट करते जाएंगे, और फिर क्योंकि पहली प्रेफरेंस थी, फॉर एग्जांपल अगर C की पहली प्रेफरेंस थी, किसी की पहली प्रेफरेंस क्या थी? C थी, यानी किसी ने वोट दिया C को। अब C जो है, C हो गया एलिमिनेट, तो इस C पहले नंबर पे था तभी तो वो लिया गया है, लेकिन अब उस बंदे को जो है दूसरे नंबर पे, उसने जो दूसरे नंबर पे जिसको नाम दिया है, जिसका नाम दिया है उस लिस्ट में, तो C के पास गया। अब C जब हट गया तो मान लीजिए दूसरे में B दिया, B लिखा रहा होगा, तो ये B वाला B वाले में चला जाएगा। ऐसे ही होता है, मतलब जितने लोग एलिमिनेट हो जाते हैं तो एक लिस्ट मिलती है, जैसे लिस्ट मिलेगी, अब यहाँ पे सबका नाम रहता है, जैसे A हो गए, B हो गए, C हो गए, D हो गए। तो अब जैसे मैं चाहता हूँ A को मैं तीसरा स्थान दूंगा, और B को मैं दूसरा दूंगा, और C को पहला दूंगा, और D को चौथा दूंगा। तो मेरे हिसाब से मैंने किसको सेलेक्ट किया? मैंने C को सेलेक्ट किया था। अब जब C हमारे हट गए तो B पे चला जाएगा, ठीक है, तो B हमारा फर्स्ट प्रेफरेंस पे आ गया। ये चीज़ ऐसे होता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। तो बड़ा ही आसान है, इसमें बहुत कुछ नहीं है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगता है, लेकिन अच्छे से एक बार समझ जाएंगे, जैसा कि मैंने भी आपको समझा दिया है, तो बहुत ईजी है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम, और 4th नंबर पे हम पहुंच चुके हैं। द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ प्रिंसली स्टेट्स वर टू बी नॉमिनेटेड बाय हेड्स ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स। और यहाँ पे जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं प्रिंसली स्टेट्स के, और प्रिंसली स्टेट्स के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो किससे नॉमिनेट किए जाएंगे? नॉमिनेटेड बाय हेड्स ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, ठीक है।
इनके हेड से ही वो इलेक्ट किए जाएंगे। फिर इट इज़ दस क्लियर दैट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज टू बी पार्शली इलेक्टेड एंड पार्शली नॉमिनेटेड बॉडी। और ऐसा हम कह सकते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी ये क्या थी, पार्शली इलेक्टेड थी एंड नॉमिनेटेड, यानी पार्शली इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड। तो ऐसे आप लिख लीजिए। फिर मोर एवर द मेंबर्स वर टू बी इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ द प्रोविंशियल असेंबलीज हुज देमसेल्फ वर इलेक्टेड ऑन अ लिमिटेड फ्रेंचाइज। और यहाँ पे जो मेंबर्स थे वो इनडायरेक्टली इलेक्ट किए गए थे, किन मेंबर्स के द्वारा, प्रोविंशियल असेंबलीज के, ठीक है, हु देमसेल्फ वर इलेक्टेड ऑन अ लिमिटेड फ्रेंचाइज, जो कि खुद ही इलेक्ट होके आए थे कहीं कहीं जो फ्रेंचाइज है लिमिटेड वहाँ पे। फिर द इलेक्शंस टू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू 96 सीट्स टू द ब्रिटिश इंडियन प्रोविंस वर हेल्ड इन जुलाई अगस्त 1946 में वो होता है। और द इंडियन नेशनल कांग्रेस वोन 208। तो यहाँ पे अब ये कब होता है इसका, जुलाई और अगस्त में, जुलाई अगस्त 1946 में। जुलाई अगस्त 1946 में यहाँ पे इलेक्शन होता है और जिसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो जीत जाती है, 208 सीट्स जीत जाती है, ठीक है, 208 सीट जीतती है। द मुस्लिम लीग 73 सीट्स, और मुस्लिम लीग जो ML है, मुस्लिम लीग है, उसको कितनी सीट्स मिलती हैं, 73 सीट्स मिलती हैं। एंड द स्मॉल ग्रुप एंड इंडिपेंडेंस गॉट द रिमेनिंग 15। और एक इंडिपेंडेंट, ठीक है, एक इंडिपेंडेंस या मल्टीपल जो इंडिपेंडेंट्स थे उनको कितना मिलता है, 15 सीट्स मिलती हैं। जैसे आपने अभी चुनाव वगैरह में देखा होगा ना, कहते हैं भैया निर्दलीय खड़े हुए हैं ना, तो देखिएगा यानी किसी भी दल का हिस्सा नहीं है, ना हम मुस्लिम लीग के हैं और ना हम इंडियन नेशनल कांग्रेस के हैं, हम वन मैन आर्मी हैं, अकेले खड़े होंगे, 15 सीट लेके चले गए। हाउएवर 93 सीट्स अलॉटेड टू प्रिंसली स्टेट्स वर नॉट फिल्ड एज दे डिसाइडेड टू स्टे अवे फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और यहाँ पे जो 93 सीट्स थी, 93 सीट्स किसकी, प्रिंसली स्टेट्स की, वो फिल नहीं की गई, नॉट फिल्ड, क्योंकि वो उन्होंने पार्ट ही नहीं लिया ना, तो उन्होंने कहा भैया हम इसमें पार्ट ही नहीं लेंगे। ऑल्दो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइजी। यद्यपि ही इसका एडल्ट फ्रेंचाइजी से इलेक्शन नहीं हुआ था कि हम लोग आप लोग जाके 18 साल के जो हो गए हैं, पहले तो 21 थी बाद में 18 किया गया, कि वो सब जा करके वोट दे के आए, तो इसको कहते हैं एडल्ट फ्रेंचाइज, जो कि अभी होता है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ था, पर यहाँ पे द असेंबली कंप्राइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट द कंप्राइज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल सेक्शंस ऑफ इंडियन सोसाइटी। लेकिन फिर भी यहाँ पे हर इंडियन सोसाइटी से, हर सेक्शन से लोग थे, जैसे कि हिंदू हो गए, मुस्लिम हो गए, सिख हो गए, पारसी हो गए, एंग्लो इंडियन हो गए, इंडियन क्रिश्चियन हो गए, SC हो गए, ST हो गए, वुमेन हो गई, सारे सेक्शंस के लोग थे। द असेंबली इंक्लूडेड ऑल इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज ऑफ इंडिया एट दैट टाइम विथ द एक्सेप्शन ऑफ महात्मा गांधी। और यहाँ पे सब थे एक्सेप्ट महात्मा गांधी जी, यानी महात्मा गांधी वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ये चीज़ आपको याद रखनी है कि देखिए, इंक्लूडेड ऑल इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज ऑफ इंडिया एट दैट टाइम विद द एक्सेप्शन ऑफ महात्मा गांधी, महात्मा गांधी को छोड़ करके। द एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द रिजल्ट ऑफ द इलेक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और जो एलोकेशन है सीट्स का कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, और जो रिजल्ट है इलेक्शंस का कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, द कम्युनिटी वाइज रिप्रेजेंटेशन इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड वुमेन मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आर मेंशन्ड इन, ये टेबल की बात कर रहा है। वर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट, वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब हम पढ़ते हैं वर्किंग के बारे में। वर्किंग ऑफ दी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, CA, इसे CA से आप समझ जाइएगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट मत समझिएगा। आगे बढ़ते हैं। तो द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हेल्ड इट फर्स्ट मीटिंग ऑन December 9, 1946। तो फर्स्ट मीटिंग इसकी कब होती है? फर्स्ट मीटिंग इसकी होती है December 9, 1946 में, ठीक है। और इसमें क्या होता है, द मुस्लिम लीग बॉयकॉटेड द मीटिंग और ML बॉयकॉटेड
मुस्लिम लीग इसमें नहीं आती, कहती भैया जाओ हम इसका बहिष्कार करते हैं, हम इसमें हिस्सा नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे नापाक इरादे हैं नापाक पाकिस्तान को बनाने के। तो मुस्लिम लीग, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे मुस्लिम लीग जो जिन्ना थे, और सबसे बड़ी बात यहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगी कि जिन्ना एक ऐसा व्यक्ति था जो कि खुद पावर में रहना चाहता था। क्योंकि उस टाइम में अगर आप देखेंगे जो लाहौर हुआ करता था और जो बहुत सारे प्रोविंसेस से सिंध हो गया, वहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन कम थी, हिंदू पॉपुलेशन ज़्यादा थी। और मोस्टली अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर जो लोग थे और जो मुस्लिम थे इवन इंडिया में, और वहाँ पे जो मुस्लिम थे उनमें कई सारे ऐसे लोग थे जो कि नहीं चाहते थे कि बंटवारा हो और हम अलग अलग हों। क्योंकि यहाँ पे जो जिन्ना है वो खुद पावर में आने के लिए, और ब्रिटिश इंडिया ने जो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाई हुई थी उसने ये सारे एंगल धीरे धीरे डाले और उसने बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाई किया, डाइवर्जन क्रिएट किया कि तुम मुस्लिम हो, तुम हिंदू हो, कम्युनिटी रिप्रेजेंटेशन कर दिया कि भैया तुम अपने अपने से मतलब है, इनका अलग अलग से मतलब है, कि फूट डालो और राज करो। वहीं पे फूट डाला गया और कुछ ऐसे चंद लोग थे जो कि पावर के भूखे थे जिन्होंने ये काम किया, और आज हमारे गले का सिरदर्द बना बैठा है पाकिस्तान। देख रहे हैं। तो हाउएवर द 93 सीट्स अलॉटेड टू द प्रिंसली स्टेट हो गया। चलिए, वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन द मुस्लिम लीग बॉयकॉटेड। द मीटिंग वाज दस अटेंडेड बाय ओनली 207 मेंबर्स, और इसमें सिर्फ और सिर्फ 207 मेंबर आते हैं। डॉक्टर संचिदानंद सिन्हा द ओल्डेस्ट मेंबर वाज इलेक्टेड एज द टेम्परेरी चेयरमैन। और यहाँ पे एक क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया था आपके प्रीलिम्स में कि जो पहले जो चेयरमैन थे असेंबली के वो कौन थे? टेम्परेरी। तो यहाँ पे टेम्परेरी चेयरमैन किसको बनाया गया? यहाँ पे टेम्परेरी चेयरमैन बनाया जाता है, या प्रोविजनल, ठीक है, किसको बनाया जाता है? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो इधर एक एच लगा दो, SACHCHI। ओके, तो यहाँ पे सच्चिदानंद सिन्हा जो है वो बन जाते हैं टेम्परेरी चेयरमैन, क्योंकि ये ओल्डेस्ट मेंबर थे, ठीक है। फॉलोइंग द फ्रेंच प्रैक्टिस, और ये भी पूछ सकता है, और ये ओल्डेस्ट मेंबर थे, ओल्डेस्ट मेंबर ऑन दिसंबर 11, 1946। अब यहाँ पे फिर बात क्या आती है? दिसंबर 11, 1946 की बात आती है। अब दिसंबर 11, 1946 में क्या होता है दोस्तों कि पेज उड़ रहा है इसका। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज इलेक्टेड एज परमानेंट चेयरमैन प्रेसिडेंट ऑफ द असेंबली। फिर यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट चेयरमैन बनाया जाता है। परमानेंट चेयरमैन बनाया जाता है। सिमिलरली ऑन जनवरी 25, 1947 SC मुखर्जी वाज इलेक्टेड एज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ असेंबली। 1947 में क्या होता है? 1947 में देखिए ये फैक्चुअल है, ये चीज़ें आपको थोड़ी सी याद करनी पड़ेगी, यानी पूछ भी सकता है कि हु वाज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ असेंबली, तो SC मुखर्जी पहले वाइस प्रेसिडेंट बनते हैं, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट बनते हैं असेंबली के। लेटर द असेंबली रिजॉल्व्ड टू हैव 2 वाइस प्रेसिडेंट अकॉर्डिंगली ऑन जुलाई। देखिए फिर यहाँ पे क्या होता है? जुलाई 16, 1947 में 1947 में क्या होता है? 1947 में यहाँ पे 2 वाइस प्रेसिडेंट आ जाते हैं, जिसमें से VT कृष्णमाचारी किसको बनाया जा दूसरा किसको बनाया जाता है दोस्तों? VT कृष्णमाचारी को। ठीक है, तो आप याद कर लीजिए कि सेकंड कौन बने थे? पहले ये थे सिम वाइस प्रेसिडेंट, और यहाँ पे 2 लोग हो जाते हैं फिर 1 और 2, ठीक है, 2
वाइस प्रेज। अब ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की बात करते हैं। तो यहाँ पे ये पेज आपका ख़त्म होता है। अब नेक्स्ट पेज पे हम चलते हैं। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन। और ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन देख करके ही आपको क्या याद आता है, आपका जो प्रियम्बल लिया गया है वो कहाँ से लिया गया है, उसके जो प्रिंसिपल्स हैं और जो लिखा गया है वो कमेंट करके आप मुझे बताइए। फिर ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में देखेंगे ऑन दिसंबर 13, 1946, यानी यहाँ पे दिसंबर 13 की बात आती है 1946, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू मूव्ड द हिस्टोरिक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, और यहाँ पे JLN जवाहरलाल नेहरू मूव करते हैं। इन द असेंबली इट लेड डाउन द फंडामेंटल एंड फिलॉसफी, और इसमें क्या ले डाउन करता है ये फंडामेंटल एंड फिलॉसफी, फंडामेंटल को और फिलॉसफी को ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर। तो चलिए अब यहाँ से हम देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं और उसके बारे में समझते हैं। तो सबसे पहला आप अगर यहाँ पे देखेंगे, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिक्लेयर्स इट्स फर्म एंड सोलिम रिजॉल्व टू प्रोक्लेम इंडिया एज इंडिपेंडेंट सॉवरेन रिपब्लिक। तो यहाँ पे क्या कहा जाता है कि यहाँ पे हम इंडिपेंडेंट या इंडिया इंडिपेंडेंट सॉवरेन रिपब्लिक है। अब इसका मतलब क्या होता है? इंडिपेंडेंट का मतलब हम आज़ाद हैं, हम किसी के अंडर में अब नहीं हैं। सॉवरेन का मतलब होता है सॉवरेनिटी होती है। सॉवरेनिटी का मतलब क्या होता है कि आप जो डिसीज़न लेते हैं उसके ऊपर कोई और आके आपके ऊपर दबाव नहीं बना सकता, आपके ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता, कोई आंख नहीं दिखा सकता, या कोई आपसे ये नहीं कह सकता कि आप ये काम क्यों कर रहे हो, मेरी जो मर्जी है वो मैं करूँगा। इसे सॉवरेनिटी कहते हैं। रिपब्लिक की क्या है? रिपब्लिक मतलब भाई सब सही से रहेंगे, रिपब्लिक गणतंत्र हो गया। फिर उसके बाद क्या होता है दोस्तों? सेकंड, वेयर इन द टेरिटरीज दैट नाउ कंप्राइज ब्रिटिश इंडिया, और जो टेरिटरीज अभी ब्रिटिश इंडिया का पार्ट हैं, द टेरिटरीज दैट नाउ फॉर्म द इंडियन स्टेट, और ऐसी टेरिटरीज जो अभी इंडियन स्टेट बनाती हैं, एंड सच अदर पार्ट ऑफ इंडिया, या फिर और दूसरे पार्ट जो हमारे इंडिया के हैं, एज आर आउटसाइड इंडिया, या फिर इंडिया के बाहर हैं, एंड द स्टेट्स, और जो स्टेट्स हैं, एज वेल एज अदर टेरिटरीज, और कोई भी और टेरिटरीज हो, एज आर विलिंग टू बी कॉन्स्टिट्यूटेड इनटू इंडिपेंडेंट सॉवरेन इंडिया शैल बी यूनियन ऑफ देम ऑल। तो यहाँ पे क्या कहा गया कि कोई भी अगर जुड़ना चाहता हो, ये यूनियन होगा, यूनियन ऑफ देम ऑल, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान देनी है कि ये यूनियन है, संघ है, ठीक है। वेयर इन द सेट टेरिटरीज, और जो टेरिटरीज कही गई हैं, वेदर विद दियर प्रेजेंट बाउंड्रीज, यद्यपि यानी चाहे उनकी जो प्रेजेंट बाउंड्री हैं, अब की बाउंड्रीज हैं, और विद सच अदर एज मे बी डिटरमाइंड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, या फिर जो भी डिटरमाइन की जाए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा, एंड देयर आफ्टर अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और उसके बाद भी जो भी लॉ बनता है किसका? कॉन्स्टिट्यूशन का, यानी जिस हिसाब से आपका स्टेट का है, आप देखेंगे जो आर्टिकल शुरू होते हैं ना उसमें ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स हैं, तो उस हिसाब से जो लॉ बनता है, शैल पॉजेज एंड रिटेन द स्टेटस ऑफ ऑटोनोमस यूनिट्स, वो रिटेन करेंगे ऑटोनोमस यूनिट्स, टुगेदर विथ रेजिडेरी पावर एंड एक्सरसाइज ऑल पावर्स एंड फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट। तो वो एक्सरसाइज कर सकते हैं डेफिनेटली। यहाँ पे अगर देखेंगे तो ऑटोनोमस यूनिट होंगे टुगेदर विथ रेजिडेरी पावर्स, क्योंकि उनके पास कुछ पावर दी जाएंगी। जैसे कि अभी आप देखेंगे तो स्टेट वगैरह के पास अपनी जो पावर्स हैं वो अलग हैं, स्टेट लिस्ट अलग है। एंड फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन सेव एंड एक्सेप्ट such powers and functions as are vested in or assigned to the union or as are inherent or implied in the union or resulting therefrom and। तो यहाँ पे यही चीज़ें कह रही हैं कि जो जो पावर्स हैं अगर वो इनहेरिट करके आते हैं, आप
फिर भी जो भी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हैं चीज़ें वही चलेंगी। तो ये सारी जो कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं ऐसे ही हैं, अगर एक एक लाइन इसको ऐसे धीरे धीरे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि फंक्शन ऑफ जो गवर्नमेंट है, एडमिनिस्ट्रेशन है, सेव करेगा या एंड एक्सेप्ट सच पावर, और ऐसी पावर को छोड़ करके एंड फंक्शन जो कि वेस्ट की गई हैं या असाइन की गई हैं टू द यूनियन, यूनियन को, और आर इनहेरेंट और इम्प्लाइड, या फिर वो कहीं से ली गई हैं या फिर उनके ऊपर इम्प्लाई की गई हैं यूनियन में, और रिजल्टिंग देयर फॉर्म, और वो उन सब के पावर की वजह से या कुछ एक्ट की वजह से जो उनको पावर मिल रही है। तो यही सब चीज़ बता रहा है। वेयर इन ऑल द पावर एंड अथॉरिटी ऑफ द सॉवरेन इंडिपेंडेंट इंडिया, और जो पावर है और अथॉरिटी है सॉवरेन इंडिपेंडेंट इंडिया की, इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स, और इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स हैं, एंड ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, और जो ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट है यानी जो गवर्नमेंट की अलग अलग बॉडीज़ हैं, डिराइव्ड फ्रॉम द पीपल, और वो डिराइव कहाँ से की जाएंगी, पावर जो है वो डिराइव की जाएगी, डिराइव फ्रॉम पीपल, लोगों से। जैसे डेमोक्रेसी की इसमें आपको महक आ रही है ना, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल। तो यहाँ पे आप देखेंगे वेयर इन शैल बी गारंटीड एंड सिक्योर्ड, फिर 5 नंबर देखेंगे, 4 में 3 4 सेम सा ही है। वेयर इन शैल बी गारंटीड, 3 और 4 इसमें ऐड कर देता हूँ मैं, वरना फिर नोट्स देखेंगे भैया 4 खाली है क्या। वेयर इन शैल बी गारंटीड एंड सिक्योर्ड टू ऑल द पीपल ऑफ इंडिया, और यहाँ पे गारंटीड होगा और सिक्योर होगा सभी लोगों के लिए, क्या, इंडिया के सभी लोगों के लिए, जस्टिस, जस्टिस, कौन कौन सी जस्टिस, सोशल, और यही प्रेम्बल है, वो प्रेम्बल में पढ़ सकते हैं, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। तो यहाँ पे ये चीज़ बताई जा रही है, और सो ऑन, आप इसको प्रेम्बल में भी देख सकते हैं। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, यानी सबको समान अधिकार दिया जाएगा, एंड बिफोर द लॉ, यानी कानून की नज़र में सब बराबर हैं, और इसको मैंने शॉर्ट में भी बनाया है, आप शॉर्ट वाली वीडियो देख सकते हैं। फ्रीडम ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, और यहाँ पे आप कुछ भी सोच सकते हैं, कुछ भी आप अपना आइडिया रख सकते हैं, आप एक्सप्रेस कर सकते हैं अपनी चीज़ों को, आप जो विश्वास, आपकी जो विश्वास हैं वो आप जो है उसको बनाए रख सकते हैं, फेथ है गॉड में और कुछ और चीज़ें हैं। फेथ, वर्शिप, वोकेशन, एसोसिएशन एंड एक्शन सब्जेक्ट टू लॉ एंड पब्लिक मोरालिटी, पर ये किस में सब्जेक्ट होना चाहिए, सब्जेक्ट टू लॉ एंड पब्लिक मोरालिटी। अब ऐसा कहोगे भैया मेरा आतंकवाद फैलाने का बिलीफ है और मुझे हूर चाहिए, ठीक है, कि मैं जिहाद करूंगा और लोगों को मार दूंगा और मुझे 72 हूर चाहिए, तो भैया ये नहीं हो पाएगा ना, ये टेररिज्म हो जाएगा। फिर 6 आता है हमारा, 6 में क्या आता है कि वेयर इन एडिक्वेट सेफगार्ड शैल बी प्रोवाइडेड फॉर माइनॉरिटीज़, और यहाँ पे माइनॉरिटीज़ के लिए सेफगार्ड होगा, ठीक है। बैकवर्ड एंड ट्राइबल, माइनॉरिटीज़ के लिए, बैकवर्ड के लिए और ट्राइबल के लिए, ठीक है, सेफगार्ड इनके तीनों के लिए होगा। 7 में देखेंगे वेयर बाई शैल बी मेंटेन द इंटेग्रिटी ऑफ टेरिटरी, और यहाँ पे जो इंटेग्रिटी है हमारी टेरिटरी की वो मेंटेन की जाएगी, ऑफ रिपब्लिक एंड इट्स सॉवरेन राइट्स ऑन द लैंड, और हमारा जो आधिपत्य है वो इनके लैंड पर, सी पर, एयर पर, अकॉर्डिंग टू जस्टिस एंड लॉ ऑफ सिविलाइज्ड नेशन, जो कि जस्टिस के हिसाब से होगा और लॉ ऑफ सिविलाइज्ड नेशन के हिसाब से होगा, तो वो हम मानेंगे। दिस, अब जैसा कि अभी आप देखेंगे, अगर सी में देखेंगे 12 नॉटिकल माइल, स्पेशल इकोनॉमिक जोन ना, एसईजेड है आपका, वो तो अगर वो तो खैर आपके एसईजेड जो होता है अंदर ही आता है। उसके बाद अगर हम 7 देखेंगे तो इकोनॉमी में एसईजेड का मतलब क्या होता है कि ऐसी कोई जगह जैसे नोएडा में फैक्ट्री सेट की हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जहाँ पे छूट दी जा रही है, बिजली दिया जा रहा है, पानी दिया जा रहा है ना, तो ये है। फिर वेयर बाई शैल बी मेंटेन द इंटेग्रिटी, फिर ठीक है, ये हो गया आपका। फिर दिस इन एंशिएंट लैंड अटेन्स इज राइटफुल एंड ऑनर्ड प्लेस, और ये जो हमारा एंशिएंट लैंड है, यानी हमारा जो प्यारा भारत है, ये अपना राइटफुल एंड
ऑनर्ड प्लेस अचीव कर सके, ठीक है, हम अपने राइटफुल और ऑनर्ड प्लेस पर जा सकें, वहाँ तक पहुँच सकें, जैसे कि सोने की चिड़िया कहा जाता था, तो वही बात कह रहा है। प्लेस इन द वर्ल्ड एंड मेक्स इट्स फुल विलिंग कॉन्ट्रीब्यूशन टू द प्रमोशन ऑफ वर्ल्ड पीस एंड वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड, और जिससे कहाँ क्या करे ये, वर्ल्ड पीस, वर्ल्ड में पीस लेके आए और वेलफेयर लेके आए मैनकाइंड के लिए, वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड। मैनकाइंड के लिए। द रेजोल्यूशन वाज अनएनिमसली अडॉप्टेड बाय द असेंबली ऑन जनवरी 22, और ये जो है अडॉप्ट कब किया गया, जनवरी 22, 1947 को। इट इन्फ्लुएंस द इवेंचुअल शेपिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू ऑल द सब्सिक्वेंट स्टेजेस, और यहाँ पर ही इसने एक न्यू रखी कि कैसे कैसे हमें स्ट्रक्चर देना है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को, और इट मॉडिफाइड वर्जन फॉर्म्स द प्रीएम्बल ऑफ द प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन, और इसका ही मॉडिफाइड वर्जन आपको देखने को मिलेगा हमारे करंट कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। चेंजेस बाय द इंडिपेंडेंस एक्ट, और यहाँ पे हम बात करते हैं चेंजेस की, चेंजेस बाय द इंडिपेंडेंस एक्ट। द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स, जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं प्रिंसली स्टेट्स के, हु हैड स्टेड अवे फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ग्रेजुअली ज्वाइंड इट, और धीरे धीरे ऐसे भी लोग जिन्होंने कहा था, पहले मैंने आपको बताया कि बहुत सारे लोगों ने कहा था कि हम इसका पार्ट नहीं होंगे, ऐसे प्रिंसली स्टेट भी धीरे धीरे इसको ज्वाइन करते हैं। और यहाँ पे बातें बताई गई हैं कि अप्रैल 28 को 1947 में रिप्रेजेंटेटिव ऑफ 6 स्टेट वर पार्ट ऑफ द असेंबली, और अप्रैल 2028 में 6 स्टेट इसके पार्ट थे असेंबली के। और आफ्टर एक्सेप्टेंस ऑफ माउंटबेटन प्लान ऑफ जून 3, 1947 फॉर द पार्टीशन ऑफ कंट्री, द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मोस्ट ऑफ द अदर प्रिंसली स्टेट टूक दियर सीट्स इन द असेंबली, और जब माउंटबेटन प्लान आया जून 3, 1947 का, तो बहुत सारे और लोगों ने अपना जो रिप्रेजेंटेशन है वो एक्सेप्ट किया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का वो हिस्सा बने और बोले कि हम इसमें आएंगे, आपके साथ जुड़ेंगे। द मेंबर ऑफ द मुस्लिम लीग फॉर्म फ्रॉम द इंडियन डोमिनियन ऑल्सो एंटर द असेंबली, और यहाँ पे जो मेंबर हैं मुस्लिम लीग के वो भी इंडियन डोमिनियन में अब वो एंटर करते हैं असेंबली में। द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 मेड द फॉलोइंग 3 चेंजेस इन द पोजीशन ऑफ द असेंबली, और यहाँ पे 3 चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। वो 3 चेंजेस क्या क्या हैं उसके बारे में हम जानते हैं। तो सबसे पहला अगर आप देखेंगे यहाँ पे फर्स्ट वन इज कि द असेंबली वॉज मेड फुली सॉवरेन बॉडी विच कुड फ्रेम एनी कॉन्स्टिट्यूशन इट प्लीज। तो ये क्या था, फुली सॉवरेन थी और ये अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना सकती थी, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन इसको पसंद आए, ठीक है। एंड द एक्ट एम्पावर द असेंबली टू एब्रोगेट और अल्टर एनी लॉ मेड बाय ब्रिटिश, और ये क्या कर सकते थे, एब्रोगेट, ये लाइन, ये दो जो आपके कीवर्ड हैं इसको आप याद कर लीजिए, एब्रोगेट और अल्टर, क्योंकि जब आप आंसर राइटिंग करते हैं मेंस में ना, तो जो एग्जामिनर है वो देखता है कि अगर आप एब्रोगेट लिखे हैं, अल्टर लिखे हैं, तो इससे थोड़ा इंप्रेशन उनके ऊपर अच्छा जाता है। एनी लॉ बाय ब्रिटिश, ठीक है। फिर सेकंड क्या आता है, सेकंड में बातें क्या आती हैं, सेकंड की बात क्या है कि द असेंबली ऑल्सो बिकेम अ लेजिस्लेटिव बॉडी, और ये लेजिस्लेटिव बॉडी बनती है। इन अदर वर्ड 2 सेपरेट फंक्शंस वर असाइंड टू द असेंबली, और यहाँ पे 2 सेपरेट फंक्शन दिए जाते हैं असेंबली को, दैट इज मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्री इंडिया, पहला तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाना, और दूसरा क्या होता है, फ्री इंडिया एंड इनेक्टिंग ऑफ ऑर्डिनरी लॉज फॉर द कंट्री, और कंट्री के लिए लॉ बनाना भी, यानी कॉन्स्टिट्यूशन प्लस लॉ इनएक्टमेंट, ठीक है, ऑर्डिनरी लॉ इनएक्टमेंट। दीज 2 टास्क वर टू बी प्रिफर्ड ऑन सेपरेट डेज, और ये अलग अलग दिन ये काम किए जाते थे। दस द असेंबली बिकेम द फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ फ्री इंडिया डोमिनियन लेजिस्लेचर, और इसी वजह से जो असेंबली है, ये असेंबली जो है क्या बनती है, फर्स्ट पार्लियामेंट बनती है, और ये जो CA है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये क्या इसको कहा जाता है, फर्स्ट पार्लियामेंट।
ऑफ फ्री इंडिया डोमिनियन लेजिस्लेचर में। वेन एवर द असेंबली मेट एज द कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी, और जब ये असेंबली एक कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी के रूप में ये मिलती थी, कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी के रूप में मिलती थी, तो ये चेयर कौन करता था इसको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चेयरमैन या चेयर करते थे, ठीक है। और जिस दिन ये जो है, एंड व्हेन इट मेट एज लेजिस्लेटिव बॉडी, और जब ये लेजिस्लेटिव बॉडी के रूप में काम करती थी, तो वहाँ पे कौन चेयर करता था? जीवी। ये भी आपके क्वेश्चन में आ सकता है, तो इसको याद कर लीजिए, जीवी मावलांकर। तो यहाँ पे जीवी मावलांकर जो हैं वो इसको चेयर करते थे। दीज टू फंक्शंस कॉन्टिन्यूड टिल नवंबर 26, 1949। और ये जो दोनों फंक्शन हैं ये कब तक कॉन्टिन्यू करते हैं? टिल 26 नवंबर 1949, यानी 26 नवंबर 1940। देखिए मैं बोलता हूँ और कभी कभी लिख गलत भी देता हूँ, तो आप उसको थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक है। ह्यूमन एरर। ऐसे गलत लिख दो, उसके बाद आपसे बोल के निकल जाओ भैया ह्यूमन एरर है, आप देख लेना कि 10 सर बढ़िया है आपका, तो पढ़ाओ उसके बाद गलत लिखो, हो जाती है गलती, यार क्या कर सकता हूँ। बोल तो सही रहा हूँ, बोलने भी हो जाता है कभी कभी। तो मैं तो 1949 लिखा है ना, बोल दो 1943 लिखा ही नहीं है, उसमें 1949 है, देख के भी सही नहीं बोल पाता मैं, कभी हो जाता है यार, मेरे साथ है ऐसा। कुछ डेट में मैं आप भी इसमें नोटिस करेंगे, पूरी बुक में कई ऐसी डेट्स होंगी ना, लिखा कुछ रहेगा, बोलूँगा कुछ, तो थोड़ा देखते रहिएगा आप किताब। ऐसे मेरे पे कहने के एकदम भरोसे मत रहिएगा कि हाँ सब सही है, कुछ गलत हो सकता है भैया। 100% श्योरिटी नहीं दे सकता कि सब सही ही होगा। किताब भी रखिए आप अपने साथ, आँख बंद करके, मेरे ऊपर भरोसा मत कीजिए। कहेंगे भैया पढ़ने का क्या फ़ायदा जब गलत पढ़ाओगे, नहीं उतना 90%, 95, 98 भी कह सकते हैं। कमेंट करके बताइएगा जहाँ जहाँ गलती होगी, फिर गिनिएगा कितनी गलती हुई हैं, और एक बच्चा ऐसा पूरा कमेंट बताएगा अच्छा इतनी गलती हुई हैं इतने में, तो देखते हैं कितने % एक्यूरेसी है हर वीडियो की। द मुस्लिम लीग मेंबर्स हेलिंग फ्रॉम एरियाज इंक्लूडिंग द पाकिस्तान, और जो मुस्लिम लीग के मेंबर थे जो सारे एरिया से, जिसमें पाकिस्तान भी इंक्लूडेड था, विड्रू फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया, और फिर ये हट जाते हैं, विड्रू हो जाते हैं। कॉन्सिक्वेंटली द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ असेंबली केम डाउन टू, तो ये जो है मुस्लिम लीग वाले चले जाते हैं, और जब ये चले जाते हैं तो 299 हो जाती है। असेंबली केम डाउन टू 29, 389 से क्या हो जाती है? 299 ही बचती है, 299 लेफ्ट। अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान, कैबिनेट मिशन प्लान के टाइम में जितनी थी। द स्ट्रेंथ ऑफ द इंडियन प्रोविंसेस फॉर्मली ब्रिटिश प्रोविंसेस वाज रिड्यूस फ्रॉम 296 टू 229, और जो प्रोविंसेस थे एंड द स्ट्रेंथ ऑफ इंडियन प्रोविंसेस की स्ट्रेंथ वो कितनी हो जाती है? वो कम हो जाती है 296 से 229 हो जाती है, 229 हो जाती है। एंड दोज ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स 93 से, और प्रिंसली स्टेट्स की यहीं लिख देता हूँ मैं, आगे इसके लिख देता हूँ। एंड प्रिंसली स्टेट की कितनी होती है दोस्तों? ये 96 से गिर करके कितना हो जाती है? 70 हो जाती है, 70। ओके, ऑलराइट। द स्टेट वाइज मेंबरशिप ऑफ द असेंबली ऑन December 31, 1947 इज सोन टेबल, तो बता रहे टेबल में देख लीजिएगा। अदर फंक्शंस परफॉर्म्ड, और दूसरे जो फंक्शन परफॉर्म किए गए थे उसके बारे में बात होगी। अदर फंक्शंस परफॉर्म्ड, और आप कहेंगे ना फिर ये सारे नोट्स बनाने के बाद एक आपके लिए शॉर्ट वीडियो भी इसकी मैं बना दूंगा, ठीक है, जिससे आपको जो है पढ़ने में और मज़ा आएगा। शॉर्ट वीडियो देखेंगे तो तुरंत चीज़ें समझ में आएंगी, और खटाखट हम पढ़ते चले जाएंगे ना, जिससे पूरा आपका जो नोट्स है वो रिवीजन हो जाएगा। इन एडिशन टू द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इनेक्टिंग ऑफ ऑर्डिनरी लॉ, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑल्सो परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शन। इट रैटिफाइड इंडियाज मेंबरशिप ऑफ कॉमनवेल्थ
इन मे 1949। और यहाँ पे सबसे पहला काम क्या किया गया, रेटिफाई किया गया, रेटिफाइड इंडियन मेंबरशिप किसकी, कॉमनवेल्थ की, इन कॉमनवेल्थ इनमें 1949। ठीक है, सेकंड देखते हैं, इट अडॉप्टेड द नेशनल फ्लैग। और यहाँ पे हमारा नेशनल फ्लैग अडॉप्ट किया गया। नेशनल फ्लैग अडॉप्ट कब किया गया, जुलाई 22 में 1947 में। ठीक है, ये भी याद कर लीजिए आप। थर्ड आता है अडॉप्टेड नेशनल एंथम। नेशनल एंथम आया, नेशनल एंथम कब हुआ, ये 24 जनवरी 1950 में, 24 जनवरी 1950। और इसी के साथ साथ सेम डेट को ही क्या हुआ, नेशनल एंथम के साथ साथ नेशनल सॉन्ग भी इसी डेट को 24 जनवरी 1950 को ही अडॉप्ट किया गया है। और यहाँ पर अब क्या होते हैं, 5 प्रेसिडेंट जो है हमारे इलेक्ट किए जाते हैं, कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर RP। ठीक है, ऐसे लिख देता हूँ मैं। कब, सेम डेट को, जनवरी 24 को ही ये भी आते हैं। फिर इन ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैड 11 सेशन ओवर 2 ईयर्स। और उसके बाद जो पूरी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, इसमें क्या होता है, इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में हमारे 11 सेशंस होते हैं। 11 सेशंस ओवर 2 ईयर्स में, 2 ईयर में 11 सेशन होते हैं। और उसी के साथ साथ यहाँ पे 11 मंथ, और असेंबली हैड 11 सेशंस ओवर 2 ईयर। 11 सेशंस होते हैं 2 साल 11 महीने और 18 दिन। तो ये आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन लगा है ना, उसका टाइम है। जस्ट अ मिनट, लेट मी शो यू। यानी 11 सेशंस लगते हैं। और पूरा टाइम कितना लगता है, दो साल 11 मंथ्स एंड 18 डेज। तो इतना टाइम लगता है जितने में हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो तैयार हो जाता है। ठीक, द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर हैड गॉन थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अबाउट 60 कंट्रीज़। और यहाँ पे 60 कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशंस को देखा जाता है, 60 कंट्रीज़ कॉन्स्टिट्यूशंस। एंड ड्राफ्ट कमीशन वाज कंसीडर्ड फॉर 114 डेज। और यहाँ पे फिर जो ड्राफ्ट कमीशन है, ड्राफ्ट कमीशन 114 दिन तक, ठीक है, यहाँ पे उस पर काम किया जाता है, वाज कंसीडर्ड। द टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन और ₹64 लाख, 64 लाख का खर्चा आया किसमें, कॉन्स्टिट्यूशन को जो है इनकॉर्पोरेट करने में, बनाने में, स्ट्रक्चर देने में। अब जनवरी 24 1950 में फिर फाइनली क्या आता है, फाइनली हमारा 24 जनवरी 1950 का, जिसको हम रिपब्लिक डे के नाम से जानते हैं। इस दिन हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अडॉप्ट कर लिया जाता है, ये आप सभी लोगों को पता है। टिल द फॉर्मेशन ऑफ न्यू पार्लियामेंट आफ्टर द फर्स्ट जनरल इलेक्शन 1951-52। और पहला जनरल इलेक्शन कब होता है, पहला जनरल इलेक्शन, ये सारी चीज़ें थोड़े डेट्स आपको याद कर लेनी है, क्योंकि फैक्ट अगर आपके सामने आ रहे हैं तो फैक्ट भी देखते रहिए, क्योंकि फैक्ट भी इंपॉर्टेंट होते हैं ना। यहाँ नहीं काम देगा, स्टेट पीसीएस में काम देगा, वनडे एग्जामिनेशंस में काम देगा, और यूपीएससी की मर्जी है, चाहे जब जो चीज़ पूछ ले, एटलीस्ट यू हैव टू बी रेडी फॉर द फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, बिकॉज दीज आर इन योर हैंड्स। द अनप्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ द क्वेश्चंस जो कि आपके आते हैं, जो अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, यू कांट डू एनीथिंग इन दैट रेदर देन जस्ट थिंकिंग। एट द मोमेंट आप एग्जामिनेशन दे रहे हैं, उस टाइम में आपका दिमाग काम करना चाहिए। बट अगर फैक्ट से आप जुड़े रहेंगे, इफ़ यू हैव द नॉलेज ऑफ स्टैटिक्स, तो आपको उसमें सोचना नहीं पड़ेगा ना, उसमें दिमाग नहीं लगाना, उसमें बस आपको नॉलेज लगानी है। सो बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम द नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू। फिर अनप्रेडिक्टेबिलिटी, वो तो सबके लिए अनप्रेडिक्टेबल है ना, जो चीज़ में दी गई वो तो पढ़ के जाइए कम से कम। वो तो आपके सामने वाला, आपको कॉम्पिटिटर, इफ़ ही हैज़ डन हिज प्रिपरेशन और हर प्रिपरेशन वेल, he would be able to tackle that
और शी वुड बी एबल टू टैकल दैट, लेकिन आप नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपने ध्यान ही नहीं दिया है। तो ये चीज़ होती है, आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। फिर यहाँ पे टेबल वगैरह के बारे में बात कर रहा है कि जाके देख लीजिएगा, आप भी देख लीजिएगा। फिर कमिटीज़ की बात होती है, कमिटीज़ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अपॉइंटेड अ नंबर ऑफ कम्युनिटीज़, यहाँ पे मेजर कम्युनिटीज़ के नाम हैं, इसको आप एक बार देख लीजिएगा। फिर एडवाइजरी कमेटी फंडामेंटल राइट्स पे बनती है, माइनॉरिटीज, ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरिया, सरदार पटेल जी के द्वारा। यहाँ पे देखेंगे दिस कमेटी हैड फॉलोइंग 5 कमिटीज़। फिर यहाँ पे जो है कमिटीज़ के बारे में बात किया गया है, जैसे माइनर कमिटीज़ हो गई, फंडामेंटल राइट्स सब कमेटी जेपी कृपलानी जी के द्वारा होती है, माइनॉरिटी सब कमेटी एस.सी. मुखर्जी, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्राइबल एरियाज़। फिर यहाँ पे ये सारी है ड्राफ्टिंग कमिटीज़ हैं। अब फिर उसके बाद इनैक्टमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आता है। ड्राफ्टिंग कमेटी में देखेंगे अमॉन्ग ऑल द कमिटीज़ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द मोस्ट इंपॉर्टेंट कमेटी वाज द ड्राफ्टिंग कमेटी, और इसमें सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो ड्राफ्टिंग कमेटी है। तो ड्राफ्टिंग कमेटी आप एक बार पढ़ लीजिएगा, इसके मेंबर्स के बारे में पढ़ लीजिएगा, और इसमें क्या ही है तो वो ऐसे ही शॉर्ट है, 2-4 चीज़ें हैं वो आप देख लीजिएगा। इनैक्टमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इनैक्टमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात करता हूँ तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर इंट्रोड्यूस द फाइनल ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन द असेंबली ऑन नवंबर। तो चलिए थोड़ा सा इनैक्टमेंट के बारे में हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। इनैक्टमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अब इनैक्टमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में क्या आता है, पेज पे देखना पड़ेगा थोड़ा सा मुझको ना कि A4 साइज में ही आए, वरना फिर आपको बाद में प्रॉब्लम होगी नोट्स में। इनैक्टमेंट में B.R. अम्बेडकर जी ने जो है वो रिप्रेजेंट किया, B.R. अम्बेडकर जो है रिप्रेजेंट करते हैं, फाइनल ड्राफ्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं। फाइनल ड्राफ्ट कब करते हैं ये, नवंबर 4 को, नवंबर 4 1948 में फर्स्ट रीडिंग इसमें होती है। द असेंबली हैड जनरल डिस्कशन ऑन इट फॉर 5 days टिल नवंबर, और यहाँ पे 5 दिन तक चलती है, नवंबर 9 तक, ठीक है, 5 days तक चलती है, 5 days नवंबर 9 तक चलती है। और द सेकेंड रीडिंग, ये फर्स्ट रीडिंग की बात हो रही है, फर्स्ट रीडिंग। फिर यहाँ पे सेकेंड रीडिंग होती है नवंबर 15 से कब तक चलती है, नवंबर 15 से स्टार्टेड ऑन नवंबर 15 1947 और एंडेड नवंबर 15 1948 से, ये लंबा चलता है, यहाँ पे देखिए अक्टूबर 17 1949 तक चलती है, ठीक है। ड्यूरिंग दिस स्टेज एज मेनी एज 7653 अमेंडमेंट्स वर प्रपोज्ड, यहाँ पे 7653 अमेंडमेंट प्रपोज किए गए थे, और 2473 यानी 2473 वर एक्चुअली डिस्कस्ड इन द असेंबली। और द थर्ड रीडिंग, और फिर जो थर्ड रीडिंग है दोस्तों अगर उसको देखेंगे तो थर्ड रीडिंग कब से कब होती है, ऑन नवंबर 14 1949 में होती है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर मूव्ड अ मोशन द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड, और यहाँ पे एक मोशन मूव करते हैं जिसको क्या कहा जाता है, द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय असेंबली। तो यहाँ पे एक मोशन लाते हैं, B.R. एक मोशन लाते हैं जिसको क्या नाम दिया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन, द कॉन्स्टिट्यूशन एज, पूरा सही से नाम लिख दूँ ना, द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय असेंबली भी पास्ड, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया। द मोशन ऑन द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन वाज डिक्लेयर्ड एट पास ऑन नवंबर 26 1949, और फिर बात आती है नवंबर 26 की 1949 में इस मोशन को पास कर दिया जाता है, मोशन पास्ड एंड रिसीव द सिग्नेचर ऑफ द मेंबर एंड प्रेसिडेंट आउट ऑफ
299 मेंबर ऑफ द असेंबली, 284 वर एक्चुअली प्रेजेंट ऑन दैट डे एंड साइन द कॉन्स्टिट्यूशन। और यहाँ पे 299 में से 284 लोग उस दिन प्रेजेंट थे जिन्होंने इस पर सिग्नेचर किया। दिस इज ऑल्सो द डेट मेंशन इन द प्रीएम्बल, और यही डेट है आप देखेंगे जो कि प्रीएम्बल में भी मेंशन है एज द डेट ऑन विच पीपल ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली अडॉप्टेड। और ये कौन सी डेट है कि जिस दिन जो है अडॉप्ट किया गया था ना, अडॉप्टेड और इनेक्टेड या इम्प्लीमेंटेड में डिफरेंस होता है। अडॉप्ट कब किया गया था? नवंबर 14 1949 में। नंबर 26 है, ये वाला है, ठीक है, यहाँ पे ठीक है, नवंबर 26 1949 इस दिन क्या हुआ, इस दिन अडॉप्ट किया गया। तो ये चीज़ आपको ध्यान में देनी है। अब द कॉन्स्टिट्यूशन एज अडॉप्टेड ऑन नवंबर 26 1949, और इस दिन जो है अडॉप्ट किया गया, कंटेंट प्रीएम्बल 395 आर्टिकल 8 शेड्यूल्स। तो ये सारी चीज़ें थी, उसमें प्रीएम्बल था, 395 आर्टिकल थे, 8 शेड्यूल थे। द प्रीएम्बल वॉज इनेक्टेड आफ्टर द एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन वॉज ऑलरेडी इनेक्टेड, और ये जो प्रीएम्बल है तब इनेक्ट किया गया जब सारा का सारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको इनेक्ट कर लिया गया था। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर देन लॉ मिनिस्टर पायलटेड द ड्राफ्ट कमीशन इन द असेंबली, और जो अम्बेडकर जी हैं जो कि लॉ मिनिस्टर थे, उन्होंने ड्राफ्ट कमीशन को अपने कंधों पे लेकर के पायलट किया, दिशा दिखाई। ही टूक अ वेरी प्रोमिनेंट पार्ट इन द डेलिब्रेशंस ऑफ द असेंबली। ही वॉज नोन फॉर हिज लॉजिकल फोर्सफुल परसुएसिव आर्ग्यूमेंट। और B.R. अम्बेडकर के लिए आप ऐसा लिख सकते हैं, जहाँ अगर उनके बारे में बात आती है मेंस में, तो वो कैसे इंसान थे? लॉजिकल फोर्सफुल एंड परसुएसिव, कि ऐसे ऐसे फैक्ट देते थे कि परसुएसिव पर्सन थे, परसुएसिव आर्ग्यूमेंट्स, ऐसे याद कर सकते हैं। ऑन द फ्लोर ऑफ द असेंबली ही इज रिकॉग्नाइज्ड एज द फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और इनको क्या कहा जाता है? फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के रूप से जाना जाता है। एंड अनडिस्प्यूटेड लीडर ऑफ द शेड्यूल कास्ट, और उनको शेड्यूल कास्ट का अनडिस्प्यूटेड लीडर कहा जाता है। ऑल्सो नोन एज चीफ आर्किटेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और उनको क्या कहा जाता है? चीफ आर्किटेक्ट, ठीक है, चीफ आर्किटेक्ट। आर्किटेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, का उनको चीफ आर्किटेक्ट कहा जाता है। ऑन नवंबर 19 2015 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड डिसाइडेड टू सेलिब्रेट नवंबर 26 ऑफ एवरी ईयर कॉन्स्टिट्यूशन डे। और नवंबर 26 को क्या कहा जाता है? नवंबर 26 को 2015 में, नवंबर 26 को कब? 2015 से क्या कहा जाता है? कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में मनाया जाता है, ठीक है, जिसको संविधान दिवस के नाम से हम जानते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ को बढ़ाने के लिए लोगों में। अब एनफोर्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की बात आती है, एंड आई एम गोइंग टू ओपन अ न्यू पेज। इतना आपके A4 साइज पेपर में आएगा। अब बात आती है एनफोर्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की, कि एनफोर्स कैसे किया गया। एनफोर्समेंट, अब एनफोर्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में अगर आप देखेंगे तो सम प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पर्टेनिंग टू सिटीजनशिप, इलेक्शंस, प्रोविजनल पार्लियामेंट, टेम्परेरी एंड ट्रांजिशनल प्रोविजंस, शॉर्ट टाइटल कंटेंट आर्टिकल 5। तो इसमें आर्टिकल के बारे में बात किया गया है, जो कि नवंबर 26 और 1949 से अपने आप ही वो आ गए फोर्स में। एंड द रिमेनिंग प्रोविजन, जो मेजर पार्ट थे कॉन्स्टिट्यूशन के, वो जनवरी 26 1950 के बाद आते हैं। द डे इज रिफर्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन एट द डेट ऑफ इट्स कमेंसमेंट, और फिर 26 जनवरी को हम क्या कहते हैं? 26 जनवरी 1950 को कमेंसमेंट की डेट कहते हैं, डेट ऑफ कमेंसमेंट, डेट ऑफ कमेंसमेंट। डेट ऑफ कमेंसमेंट की बात करते हैं तो उस दिन को हम क्या कहते हैं? इसको 26 जनवरी इज़ कमेंसमेंट।
एंड सेलिब्रेटेड एज रिपब्लिक डे, और इसको क्या कहते हैं हम, रिपब्लिक डे, रिपब्लिक डे कहते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं अब हम। फिर जनवरी 26 स्पेसिफिकली चूजन एज द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज इट्स हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस, और यहाँ पर इसका एक हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस था, इसीलिए इस डेट को रखा गया। क्यों? क्योंकि इट वाज ऑन दिस डे 1930, क्योंकि इसी दिन 1930 में क्या होता है, 1930 में दैट पूर्ण स्वराज डे वाज सेलिब्रेटेड, कि इसको क्या कहा जाता है, पूर्ण स्वराज डे के रूप में उस दिन मनाया जाता है, और यही रीज़न है कि इस डेट को चूज़ किया गया। फॉलोइंग द रेजोल्यूशन ऑफ द लाहौर सेशन दिसंबर 1929 ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, और इसी दिन क्या हो, इंडियन नेशनल कांग्रेस का लाहौर जो सेशन है, लाहौर सेशन, जो कि कब हुआ था, दिसंबर में हुआ था, दिसंबर 1929 में हुआ था, तो वो भी इसकी भी हिस्ट्री है। विद कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, यानी 1947 गवर्नमेंट आपके इंडिया का जो एक्ट था, और यहाँ पे जो गवर्नमेंट इंडिपेंडेंस एक्ट और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का था, विद ऑल इनैक्टमेंट अमेंडिंग और सप्लीमेंटिंग द लैटर एक्ट वर रिपेल्ड। तो यहाँ पे जो सारे ही इनैक्टमेंट्स थे जो कि अमेंड करते हैं या फिर सप्लीमेंट करते हैं, वो रिपेल कर दिए गए, और यहाँ पे अबॉलिशन हो जाता है ऑफ प्रिवी काउंसिल जुरिसडिक्शन एक्ट 1949 का, और यहाँ पे प्रिवी काउंसिल, और एक चीज़ और होती है, क्या होता है, अबॉलिशन। अबॉलिशन किसका होता है, अबॉलिशन ऑफ प्रिवी काउंसिल। और प्रिवी काउंसिल से आपको एक चीज़ और याद आनी चाहिए, प्रिवी पर्स। प्रिवी पर्स क्या होती थी, प्रिवी पर्स होती थी जो प्रिंसली स्टेट्स थे या फिर जो राजा महाराजा थे, बड़े बड़े जमींदार जागीरदार थे, उनको प्रिवी पर्स मिलती थी कि आपको हम इतनी फ़ीस देते हैं, जैसे अभी पेंशन होती है, कुछ उसी प्रकार का था कि इनको जो है वो गवर्नमेंट पैसे देगी, तो ये चीज़ थी। तो उसको भी, ये जो एक्ट है उसको भी अबॉलिश किया जाता है, लेकिन ये अबॉलिशन ऑफ प्रिवी काउंसिल जुरिसडिक्शन एक्ट बट हाउएवर कंटिन्यूड, ये जो है आगे चलता रहता है, अबॉलिशन ऑफ प्रिवी काउंसिल जुरिसडिक्शन। तो प्रिवी पर्स वाला जो सिस्टम है वो ऐसा ही होता है, वहाँ पे उनको पैसे देने पड़ते हैं प्रिवी पर्स के रूप में, ठीक है। एक्सपर्ट कमेटी ऑफ द कांग्रेस, और यहाँ पे एक एक्सपर्ट कमेटी भी बैठाई गई। वाइल द इलेक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर स्टिल इन प्रोग्रेस, जुलाई 8, 1947 में कांग्रेस पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अपॉइंट किया एक्सपर्ट कमेटी को फॉर द पर्पज ऑफ प्रिपेयरिंग मटेरियल फॉर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। यहाँ पे कमेटी बनाओ कि भैया मटेरियल क्या क्या होगा, क्या क्या चीज़ें डाली जाएंगी, कैसा स्ट्रक्चर रहेगा, तो उसके लिए ज़रूरी था। और इसमें कौन कौन थे, जवाहरलाल नेहरू, एम असफ अली, के एम मुंशी, एन गोपाल स्वामी एनगर, के टी शाह, डी आर गडगिल, तो आप इसमें पढ़ सकते हैं। लेटर जो चेयरमैन प्रपोज है, इट वॉज रिजॉल्व द कृष्णा कृपलानी बी को ऑप्टेड एज अ मेंबर एंड कन्वेनर ऑफ द कमेटी। द कमेटी हैज़ 2 सीटिंग, और इस कमेटी में 2 सीटिंग होती हैं, एक्सपर्ट कमेटी। तो इसको थोड़ा सा देख लीजिए, एक्सपर्ट। तो इसमें आ सकता है कि एक्सपर्ट कमेटी का काम क्या था, ज़रा सा उसको आप एक्सप्लेन कर दीजिए, तो आप ऐसे बता सकते हैं, ठीक है। एक्सपर्ट कमेटी का काम क्या था, द एक्सपर्ट कमेटी टू पर्पज़ ऑफ प्रिपेयरिंग मटेरियल फॉर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इसका काम क्या था, प्रिपेयरिंग मटेरियल फॉर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए मटेरियल प्रिपेयर करना इसका काम था। और लेटर चेयरपर्सन प्रपोजल द कमेटी हैड 2 सीटिंग, और इसमें 2 सीटिंग होती है। फर्स्ट सीटिंग न्यू दिल्ली में, ठीक है, एंड सेकंड सीटिंग बॉम्बे में। एक न्यू दिल्ली में होती है, और डेट्स वगैरह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, दूसरी आपकी बॉम्बे में होती है। तो आप इतना भी लिख देंगे तो बहुत सही रहेगा आपके लिए। अपार्ट फ्रॉम द नंबर ऑफ द नोट्स प्रिपेयर बाय इट्स मेंबर, द कमेटी डिस्कस द प्रोसीजर टू बी अडॉप्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, और इसने डिस्कस किया, डिस्कस द प्रोसीजर्स टू बी अडॉप्टेड। तो मैं ऐसे 4-5 पॉइंट लिखा रहा हूँ ना, कि जिससे आपके एग्जामिनेशन में भी अगर ये आ जाए तो एटलीस्ट 3-4 पॉइंट आप इसमें लिख सके, तो ठीक है। वेरियस कमेटी एंड ड्राफ्ट
Assembly. The question of the appointment of various committee and the draft of the resolution on the objective of the constitution to be moved during the first session of Constituent Assembly. On the role played by the committee in the making constitution, Glavin Austin, the American constituent expert, observed that it was Congress expert committee that set in India on the road on her present constitution. The committee members working within the framework of cabinet mission scheme made general suggestion about autonomous areas, the power of provincial governments and the center, and much such issues as princely states and amending power. They also drafted a resolution closely resembling the objective resolution. तो और यहाँ पे ग्रेवलिन ऑस्टिन क्या कहते हैं, जो कि एक अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट थे, उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि ये जो कमेटी है एक कांग्रेस एक्सपर्ट कमेटी है, यानी थोड़ा सा क्रिटिसाइज करते हैं, दैट सेट इंडिया ऑन द रोड टू हर प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि इंडिया को अपने कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ एक पाथ सेट कर रहा है, रोड सेट कर रहा है अपने कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ ले जाने के लिए। जो कमेटी के मेंबर हैं जो कि इस कैबिनेट मिशन के फ्रेमवर्क के अंदर काम कर रहे हैं या कैबिनेट मिशन स्कीम के अंतर्गत हैं, उन्होंने जनरल सजेशंस बनाई हैं ऑटोनोमस एरियाज़ की, पावर ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट की, सेंटर की, एंड अबाउट सच इशू एज द प्रिंसली स्टेट्स एंड द अमेंडिंग पावर। यहाँ पे जो भी पावर्स हैं और जो इशूज़ क्रिएट हो रहे हैं अमेंडिंग पावर से रिलेटेड, दे ऑल्सो ड्राफ्टेड अ रेजोल्यूशन, और यहाँ पे एक रेजोल्यूशन भी ड्राफ्ट किया गया है क्लोजली रिजेंबलिंग द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, जो कि क्लोजली रिजेंबल किससे करता है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से यहाँ पे जो रिजेंबल करता है। तो आगे बढ़ते हैं, हम क्रिटिसिज्म के ऊपर आते हैं। क्रिटिसिज्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो सबसे पहला क्या है, पहला यहाँ पे आता है नॉट अ रिप्रेजेंटेटिव बॉडी। तो सबसे पहली बात यही आती है कि ये एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं थी। द क्रिटिसिज्म एज द क्रिटिक्स हैव आर्ग्यूड दैट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज नॉट अ रिप्रेजेंटेटिव बॉडी एज इट्स मेंबर वर नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। तो ये कह रहे हैं कि ये एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे जो लोग थे नॉट डायरेक्टली, वो डायरेक्टली इलेक्ट नहीं किए गए थे बाई यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के द्वारा या इलेक्शन के द्वारा, इस वजह से ये रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं थी। सेकंड क्या है, सेकंड आर्गुमेंट क्या आती है कि नॉट अ सॉवरेन बॉडी, नॉट अ सॉवरेन बॉडी, ये एक सॉवरेन बॉडी भी नहीं थी। क्यों कहा गया कि द क्रिटिक्स मेंटेन्ड दैट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज नॉट अ सॉवरेन बॉडी एज इट वाज क्रिएटेड बाय प्रपोजल्स ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, क्योंकि ये प्रपोजल्स ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट के प्रपोजल्स पर बनाई गई थी। फर्दरली दे सेड, और वो ये भी कहते हैं दैट द असेंबली हेल्ड इट्स सेशन विद द परमिशन ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, और यहाँ पे परमिशन ली गई थी ब्रिटिश गवर्नमेंट की। यानी सॉवरेन मतलब वो होता है कि जब आपके डिसीजंस में किसी और का, जैसा कि मैंने पहले बताया, आपके डिसीजन में किसी और का हाथ नहीं होना चाहिए, कोई आपको परसुएड नहीं करना चाहिए कि आप ये काम करो, वो काम करो, ऐसा करो, वैसा करो, ये मत करो, वो मत करो, लेकिन यहाँ पे ऐसा हुआ, तो इसलिए ये चीज़ सामने आ रही है, ये क्रिटिसिज्म हो रहा है। फिर टाइम कंज्यूमिंग की बात करते हैं, ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग रही है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द क्रिटिक्स द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टूक अनडली लॉन्ग टाइम टू मेक द कॉन्स्टिट्यूशन, बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया, 2 साल ले लिए, 11 महीने 18 दिन, बहुत ज़्यादा होता है। दे स्टेटेड दैट फ्रेमर्स ऑफ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन टूक ओनली 4 मंथ, क्योंकि अमेरिका में देखेंगे तो अमेरिका में जो है, ये एग्जाम्पल के रूप में भी आप लिख सकते हैं, अमेरिका कितना दिन लिया, 4 मंथ लिया। अमेरिका लेता है 4 मंथ, ओनली 4 मंथ कंप्लीट दियर वर्क। फिर नजीरुद्दीन अहमद कहते हैं, मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, वो क्या कहते हैं, कॉइंड अ न्यू नेम फॉर अ ड्राफ्टिंग कमेटी या ड्रिफ्टिंग कमेटी, और यहीं पे जो आते हैं नजीरुद्दीन, और इसको आप
इसको आप क्या कर सकते हैं, एक कोड के रूप में भी लिख सकते हैं क्रिटिसिज्म में। अगर ये ऐसे लिखेंगे तो आपको नंबर थोड़ा ज़्यादा मिलेगा। इसको क्या कह सकते हैं, ड्रिफ्टिंग कमिटी कहा गया, ड्रिफ्टिंग कमिटी के रूप में। फिर फोर्थ नंबर पे क्या आता है, चौथे नंबर पे डोमिनेटेड बाय कांग्रेस। डोमिनेटेड बाय कांग्रेस, कांग्रेस का इसमें डोमिनेशन बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिला और जो है कांग्रेस इसमें डोमिनेट करी। द क्रिटिक्स चार्ज दैट कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली और डोमिनेटेड बाय कांग्रेस पार्टी इन दिस कंटेक्स्ट। ग्रेनविले ऑस्टिन एन अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट, और ग्रेनविले ऑस्टिन कहते हैं द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज वन पार्टी बॉडी। और यहाँ पे GA ग्रेनविले ऑस्टिन क्या कहते हैं, ग्रेनविले ऑस्टिन कहते हैं कि एक वन पार्टी बॉडी थी। तो टर्म्ड एज वन पार्टी बॉडी इतना भी लिख देंगे तब भी आपको जो है नंबर मिल जाएंगे। बॉडी इन एन एसेंशली वन पार्टी कंट्री, वन पार्टी बॉडी इन एन एसेंशली वन पार्टी कंट्री, वन पार्टी बॉडी भी टर्म्ड एज वन पार्टी बॉडी। आगे वाला भी आप याद कर सकते हैं, लेकिन इतना लिख देंगे तो याद रहेगा, वरना फिर आगे भी आप इसमें अपने नोट्स में ऐड कर सकते हैं। असेंबली वॉज कांग्रेस एंड द कांग्रेस वॉज इंडिया। जो असेंबली थी वो कांग्रेस की ही थी और कांग्रेस जो है इंडिया, कांग्रेस ही इंडिया थी। फिर क्या कहते हैं, लॉयर्स पैराडाइज कहा गया इसको, क्या कहा गया, लॉयर्स पैराडाइज, लॉयर्स पैराडाइज। और इसमें क्या लिखा गया है, इसमें लिखा गया है कि लॉयर्स पॉलिटिकल डोमिनेशंस, लॉयर्स पॉलिटिकल डोमिनेशन, क्योंकि यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटीज़ काफ़ी ज़्यादा हैं। अगर आप इसको देखेंगे ना तो आम लोग इसको समझ ही नहीं सकते। तो यहाँ पे लॉयर्स पॉलिटिकल डोमिनेशन हो जाता है। इट इज़ ऑल्सो मेंटेन्ड बाय द क्रिटिक्स दैट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज डोमिनेटेड बाय लॉयर्स एंड पॉलिटिशियंस। यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग जो है लॉयर थे और पॉलिटिशियन थे। द पॉइंटेड आउट दैट द अदर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी वर नॉट सफिशिएंटली रिप्रेजेंटेड, और जो अदर सेक्शंस है सोसाइटी की उसको सही से रिप्रेजेंट नहीं किया गया। दिस टू देम इज़ द मेन रीज़न फॉर द बल्कीनेस एंड कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज। और यहाँ पे यही रीज़न है कि यहाँ पे बल्कीनेस हमें देखने को मिलता है और यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है, बल्कीनेस एंड कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज। कि अगर आप अपना केस लड़ने जाएंगे आज अगर अदालत में तो आपको एक वकील की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि इतने पेचीदा लॉज हैं आप समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, फिर 6 आती है, 6 थिंग डोमिनेटेड बाय हिंदूज़। और ये भी कहा जाता है कि डोमिनेटेड बाय हिंदूज़ थी। अकॉर्डिंग टू द सम क्रिटिक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज हिंदू डोमिनेटेड बॉडी। लॉर्ड विस्काउंट साइमन कॉल्ड, और इसमें किसका नाम आता है, लॉर्ड विस्काउंट साइमन। लॉर्ड विस्काउंट साइमन क्या कहते हैं इसको कि अ बॉडी ऑफ हिंदूज़, इसको कहते हैं बॉडी ऑफ हिंदूज़, यानी हिंदू की ही एक बॉडी है ये। ठीक है, ये होगा। कमेंटेड दैट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रिप्रेजेंटेड ओनली वन मेजर कम्युनिटी इन इंडिया, कि एक मेजर कम्युनिटी को ही रिप्रेजेंट करती है। इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करते हैं, द एलिफेंट वाज अडॉप्टेड एज अ असाइलम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और यहाँ पे सिंबल के रूप में जो सील है, सील के रूप में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, वो एलिफेंट को यूज़ किया गया। सर BN राव वाज अपॉइंटेड एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र, लीगल एडवाइज़र टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ये फैक्ट्स की बातें हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, तो इसको दोबारा से लिखना कोई बहुत अच्छी बात नहीं होगी, आप इसको एक बार ध्यान दे दीजिएगा। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। और 7th एडिशन अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसमें आप जा कर के 17 नंबर पेज पे एक बार देख लीजिएगा, वहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मैं 17 नंबर पेज लिख देता हूँ। HVR एनगर जो हैं वो सेक्रेटरी बनते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। SN मुखर्जी जी जो हैं वाज द चीफ ड्राफ्ट मैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा वाज कैलीग्राफर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन वाज हैंड रिटन। हाँ, एक बहुत अच्छी चीज़ है कि जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है दोस्तों, ओरिजिनल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है
वो लिखा जाता है, वॉज रिटन, किसके द्वारा रिटन किया जाता है? रिटन किया जाता है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। और ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि इसके पीछे एक बहुत खास स्टोरी है कि यहाँ पे जब लिखने की बात आती है तो कहते हैं हम बहुत अच्छे जो आर्टिस्ट हैं उनसे लिखाएंगे, और ये बहुत बड़े कैलीग्राफर थे उस टाइम पे। और इनकी राइटिंग अगर आप देखेंगे, एक बार गूगल करके देखिएगा जो ओरिजिनल कॉपी है, तो आपको समझ में आएगा कि एकदम कंप्यूटर जैसा लिखे हैं, वैसे नॉर्मल हम लोग को कभी नहीं लिख पाएंगे वैसा। तो ये क्या कहते हैं? कहते हैं कि इनसे पूछा जाता है कि आप कितने चार्जेस लेंगे इसके, तो कहते हैं मुझे चार्जेस नहीं चाहिए, मुझे अपना नाम चाहिए उसके ऊपर कि मेरे द्वारा ये लिखा गया है। तो अपने नाम पर ही, यानी अपनी क्रेडिट पर ही इसको लिख देते हैं कि हमें क्रेडिट दे दी जाए, बस। कॉन्स्टिट्यूशन, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन हैंड रिटन इन अ फ्लोइंग इटैलिक स्टाइल, किस स्टाइल में लिखी गई? फ्लोइंग। तो ये आपके एग्जामिनेशन में आ सकता है, फ्लोइंग इटैलिक स्टाइल, फ्लोइंग इटैलिक स्टाइल में। द ओरिजिनल वर्जन वाज ब्यूटिफाइड एंड डेकोरेटेड बाय आर्टिस्ट फ्रॉम शांति निकेतन इंक्लूडिंग नंदलाल बोस एंड बिहार राम मनोहर सिन्हा। और जो ओरिजिनल वर्जन है उसको ब्यूटीफाई भी किया गया, डेकोरेट किया गया मल्टीपल आर्टिस्ट के द्वारा। बिहार राम मनोहर सिन्हा इल्यूमिनेटेड ब्यूटीफाइड एंड ऑर्नामेंटेड द ओरिजिनल प्रियम्बल कैरी ग्राफ्ट बाय प्रेम बिहारी नारायण। तो यहाँ पे फिर साज सज्जा का भी काम किया गया बिहार राम मनोहर सिन्हा जी द्वारा। द कैलीग्राफी ऑफ हिंदी वर्जन ऑफ द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन वाज डन बाय द वसंत कृष्ण वैद्य। और यहाँ पे जो हिंदी वर्जन है ना, हिंदी का किसके द्वारा कैलीग्राफी की गई? हिंदी की कैलीग्राफी की जाती है वसंत कृष्ण वैद्य द्वारा। एंड एलिजेंटली डेकोरेटेड एंड इल्यूमिनेटेड बाय नंदलाल बोस। और नंदलाल बोस जो हैं वो, इनका भी नाम लिख लीजिए, नंदलाल बोस। ये क्या किए इन्होंने? एलिगेंटली डेकोरेटेड एंड इल्यूमिनेटेड, डेकोरेटेड एंड इल्यूमिनेटेड, ठीक है। अब हिंदी टेक्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ओरिजिनली देखेंगे जो कॉन्स्टिट्यूशन है डिड नॉट मेक एनी प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू एन ऑथोरिटेटिव टेक्स्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन द हिंदी लैंग्वेज। ओरिजिनली इसको हिंदी में नहीं लिखा गया था। लेटर प्रोविजन इन दिस रिगार्ड वाज मेड इन 58th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1987। और बाद में एक प्रोविज़न आया किससे? 58 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जो कि कब इनैक्ट हुआ था? 1987 में। तो इस अमेंडमेंट ने एक नया आर्टिकल लाया। तो चलिए इसको हम लिख लेते हैं। तो दिस अमेंडमेंट इंसर्टेड अ न्यू आर्टिकल, और यहाँ पे एक नया आर्टिकल आता है 58 तो हिंदी टेक्स्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं हम। पहले देखिए, तो ओरिजिनली जो कॉन्स्टिट्यूशन किससे आता है ये दोस्तों? 58 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। इसको ऐसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब ऐसे ठीक है, छपर वाला उठ के ना जाएंगे, ठीक है। जैसे मैं ठीक है करता हूँ तो मुझको भी वो गाना याद आता है ना, एक है खाएंगे क्या खाएंगे रोटी नहीं के संग में ज़िंदगी संग ही बिताएंगे, ठीक है। कैसे कैसे सबसे अच्छी लाइक है, कैसे कैसे प्यार भाई उनसे इजहार भाई, और हमारा घर से उनका घर है लाठी लाठी मार भाई। तो हम भी प्रतापगढ़ से हैं तो समझ में आता है, इतना भोजपुरी हम लोग को समझ में आ जाती है। लाठी लाठी मार भाई, कि हमारे घर से उनका घर है लाठी लाठी मार भाई, थाने FIR भाई। और एक और लाइन है कि मिले वाला धून रहान देही में जुनून रहान, काट लिए कुकुर सार हर हर खून महान। तो मिलने गया था तो खून बहने लगा भाई, क्या बात है। मज़ा आता है इसको देखेंगे तो, ठीक है। मैं जो कहता हूँ तो ठीक है, अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके, ऑल राइट। और जिन्होंने ये रैप नहीं सुना है, भोजपुरी रैप, दे कैन ऑल्सो सर्च इट ऑन यूट्यूब एंड लिसन। अगर थोड़ी थोड़ी आपको समझ में आती है ना, इफ़ यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड इट यू कैन। आइए आगे बढ़ते हैं। 58 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ
1987। और आज तो ये भाई पेज बहुत उड़ रहा है फ़ैन की वजह से, इसमें कैप लगाना है पर उठना पड़ेगा उसके लिए, ऐसे ही मैनेज कर लेते हैं, कोई बात नहीं है। 87 आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया, ठीक है। द अमेंडमेंट इंसर्टेड न्यू आर्टिकल, और इसमें क्या आता है, नया आर्टिकल इंसर्ट किया गया। कौन सा आर्टिकल इंसर्ट किया गया, 394A इन द लास्ट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। किस में किया गया, लास्ट पार्ट में। लास्ट पार्ट में, लास्ट पार्ट किसे कहते हैं दोस्तों, 22 को, ठीक है, 22 में। और जिसको देखिए 10 मतलब 20 और ये 2 22, तो ऐसे याद कर लीजिए। दिस आर्टिकल कंटेन्स द फॉलोइंग प्रोविजन, और इसमें जो है फॉलोइंग प्रोविजन थे। पहला क्या था कि द ट्रांसलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन हिंदी लैंग्वेज, और हिंदी में ट्रांसलेशन की जाएगी, हिंदी ट्रांसलेशन होगा, हिंदी ट्रांसलेशन होगा किसका, कॉन्स्टिट्यूशन का। मॉडिफिकेशन विच आर नेसेसरी टू ब्रिंग इट इन कन्फर्मिटी विथ लैंग्वेज, और ऐसे मॉडिफिकेशन भी किए जा सकते हैं जिससे ये लैंग्वेज में कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना दैट यू कांट एक्सप्लेन इन हिंदी, जो कि इंग्लिश में दी गई हैं, हिंदी में बदलेंगे थोड़ा अलग सेंस इंग्लिश में बनाती है, तो उसमें भी मॉडिफाई किया जा सकता है। स्टाइल एंड टर्मिनोलॉजी अडॉप्टेड इन द अथॉरिटेटिव टेक्स्ट एंड सेंट्रल एक्ट्स इन हिंदी कैन बी मेड इन इट। ऑल अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेड बिफोर सच पब्लिकेशन शुड बी इनकॉर्पोरेटेड इन इट, और द ट्रांसलेशन इन हिंदी ऑफ एवरी अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेड इन इंग्लिश, और जो ट्रांसलेशन है इन हिंदी ऑफ एवरी अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वो इंग्लिश में किया गया था। द ट्रांसलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स एवरी अमेंडमेंट पब्लिश शैल बी कंस्टिट्यूट टू हैव द सेम मीनिंग एज ओरिजिनल टेक्स्ट इन इंग्लिश, और इस बात का भी इसमें ध्यान देना है, किस बात का ध्यान देना है भाई साहब, और इस बात का भी ध्यान देना है कि यहाँ पे सेम मीनिंग होनी चाहिए जो कि इंग्लिश में है। अब ऐसा नहीं है कि अर्थ का आप अनर्थ बना दो, सेम मीनिंग जैसा कि इंग्लिश में है। हाँ, थोड़े वर्ड चेंज हो सकते हैं, शब्दावली चेंज हो सकती है, और थोड़ा सेंटेंस का स्ट्रक्चर चेंज हो सकता है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस, जो भाव है वो नहीं बदलना चाहिए। जैसे कई बार होता है ना, शब्दों में क्या रखा है, भावनाओं को समझिए, तो शब्द तो ऐसे होने चाहिए जो वही भावना को डिपिक्ट करते हो, ठीक है। इफ़ एनी डिफिकल्टी अराइजेज इन दिस मैटर, अगर ऐसी कोई डिफिकल्टी आती है, प्रेसिडेंट शैल कॉज द हिंदी टेक्स्ट टू बी रिवाइज सुटेबली, और फिर यहाँ पे जो प्रेसिडेंट हैं वो देखेंगे और उसको रिवाइज किया जाएगा। और द ट्रांसलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स अमेंडमेंट पब्लिश शैल बी डीम्ड टू बी फॉर ऑल पर्पज इज अथॉरिटेटिव टेक्स्ट इन हिंदी, और उसके बाद टेबल वगैरह दी गई है। और यहाँ से आपका जो ये चैप्टर है ये भी समाप्त होता है, समाप्ति की तरफ बढ़ता है। और अब हम आ गए हैं आपके चैप्टर नंबर 3 के ऊपर।